Hi everyone, welcome to all of you in Chem Achievers Chemistry classes. I hope all of you are doing well. और आपने लास्ट 3 सेशन जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के हमने डिस्कस किए हैं, आई होप कि आप लोगों ने वो देख लिए होंगे और रिवीजन भी कर लिया होगा, राइट? कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, राइट? आज वाले सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे, है ना? हम यहाँ पे और जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने बात की थी एटॉमिक रेडियाई की, राइट? कंप्लीटली। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अभी किसकी, एक पर्टिकुलरली हम देखेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में। एंड देखेंगे कि इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में जो आयनिक रेडियाई होती है वो कैसे वेरी करती है, और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, तो वो देखेंगे, राइट? देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसकी हम कंप्लीटली बात करेंगे। एंड देन आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी की बात करेंगे। और लास्ट में देखेंगे इनको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में। और साथ में देखेंगे पेरियोडिक ट्रेंड कि पेरियोडिक टेबल में जब हम अलोंग द पीरियड जाएंगे और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो किस तरीके से प्रॉपर्टी चेंज होती है, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। सेशन के नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो यदि आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है, आप वहां से ज्वाइन कर लो। और टेलीग्राम पे आपको इस सेशन की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज से। हिंदी में इसको बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक, राइट? सम इलेक्ट्रॉनिक, और आप इंग्लिश में बोलो तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। का मतलब क्या है? हम कहेंगे कि स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे स्पेसीज या ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे आयन जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको आप बोलोगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बट उनमें डिफरेंट क्या होगा? उनका डिफरेंट होगा न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हमने लास्ट क्लास में क्या नाम दिया था, कैसे रिप्रेजेंट किया था? जेड इफेक्टिव। तो इनको समझते हैं हम, हाँ। जैसे यदि हम फॉर एग्जाम्पल आपको कहें, जैसे हमने आपको दे दिया सोडियम Na+, राइट? तो यहाँ पे एक चीज समझना, देखो, आपको एटॉमिक नंबर पता है सोडियम का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 11 होता है। दैट मीन्स इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? जितना एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही हमने इस पे एक प्लस लगा दिया, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल दोगे तो कितने बचेंगे सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। परफेक्टली फाइन। दूसरा एग्जाम्पल यदि हम यहाँ पे आपको देते मैग्नीशियम का, Mg2+, तो देखो, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 होता है, राइट? 2+ हमने लगा दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे इस तरीके से आप टेबल बनाना। एक सिंपल सी, देखो, हम यहाँ पे लिखते हैं आयंस, ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। देखो, ये हमने आपको सबसे स्टार्टिंग वाली क्लास में सिखाया है कि कैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स काउंट करते हैं। यदि आपको नहीं आता है तो हम यहाँ पे लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, जाके एक बार देख लेना। आता है तो सबसे अच्छी बात है, राइट? ऑलरेडी देख लिए तो वेरी नाइस। देखो, समझते हैं यहाँ पे। यदि हम बात करें सोडियम की, तो Na+ का हमने देखा, तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? Na+ में 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन कितने होंगे? जितना एटॉमिक नंबर था, कितना है एटॉमिक नंबर? 11 होता है, तो 11 प्रोटॉन होंगे। Mg2+ की यदि हम बात करें, तो एटॉमिक नंबर होता है 12। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कितने बचे? 10। और एटम यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो वो 12 ही रहेंगे। यदि हम बात करें एल्यूमिनियम +3 की, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। +3 है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कितने बचे? 10, राइट? और प्रोटॉन कितने रहेंगे? 13 ही रहेंगे आपके यहाँ पे प्रोटॉन, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन। और प्लस का मतलब क्या है? कि उतने इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कितने बचेंगे? 13 में से 3 चले गए तो 10। तो यदि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप यदि ऑब्जर्व करो अच्छे से सिंपल से तरीके से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इन तीनों स्पीसीज में ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कैसे हैं? सेम। तो हमने क्या कहा कि ऐसे स्पीसीज जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो उनको हम क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो ये तीनों कैसे हो जाएंगे आपके? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, राइट? ये आपके तीनों हो जाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। फिर हमने वहां पे लिखा है वो डिफर इन मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। देखो, न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। तो न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो किससे डिफाइन होता है? प्रोटॉन से। तो आप देखोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे तीनों में क्या है? अलग अलग। तो ऑब्वियसली बात क्या है कि हम कहेंगे कि जो न्यूक्लियर चार्ज होगा इन तीनों आयंस का, वो अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग है। देखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्यों हो गए? क्योंकि सेम इलेक्ट्रॉन है।
लेकिन न्यूक्लियर चार्ज अलग अलग क्यों हुआ? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे अलग अलग है, इसलिए हम कहेंगे कि न्यूक्लियर चार्ज उनका क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये थी आपकी बात किसकी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की। समझ आया? सिंपल है। आपको क्या देखना है, उन आयंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखना है। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आते हैं तो आप उनको बोलोगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। परफेक्टली फाइन, राइट। अब हमें यहाँ पे बात करनी है कि यदि अपने पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं तो उसमें आयनिक रेडियाई का ऑर्डर क्या होगा, राइट, वो समझते हैं। देखो, तो समझना है यहाँ पे। देखो, तो यहाँ पे आप सिंपल सा एक पॉइंट देख सकते हो जो हमने यहाँ पे दे रखा है कि इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, राइट, द कैटायन ऑलवेज विल बी स्मॉलर इन साइज कंपेयर टू द एनाइंस। इसका मतलब क्या है कि अपने पास कैटायंस हैं और एनाइंस हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो हमेशा जो साइज की यदि हम बात करेंगे, यदि हम आयनिक रेडियस की यदि हम बात करेंगे, तो जो एनायंस होंगे, राइट, उनकी जो साइज होगी वो ज्यादा होगी किससे, कैटायंस से। इसका मतलब सिर्फ इतना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यदि हम आपको दें, देखो, यदि हम यहाँ पे बात करें सिंपल सी, जैसे सपोज हमने आपको दिया N3 माइनस, राइट, O2 माइनस, Na प्लस, ये दे दिए हमने, मान लो आपके पास, राइट, आपको दे दिया Mg2 प्लस। तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट करना, ठीक। यदि हम यहाँ पे देखें कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो देखो हम यहाँ पे नीचे ही लिख लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन, नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 7 होता है, राइट। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। और जब 3 माइनस कर दोगे, 7 एटॉमिक नंबर है तो इलेक्ट्रॉन 7 होंगे, लेकिन 3 माइनस हमने किया, इसका मतलब क्या है, चार्ज जो जो 3 माइनस चार्ज इसके ऊपर लगाया है, उसका मतलब है कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन और आ गए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें, 10 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10। सिमिलरली ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 माइनस आ गया तो इसका मतलब भी कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन, 10। सोडियम पे एक प्लस है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 11 में से एक गया 10। और इसमें भी कितने आएंगे, 10। तो ये सब के सब कैसे हैं आपके, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो जैसे ही आपको आयंस मिले, सबसे पहले आपको चेक करना है कि वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं या नहीं है। यदि वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, राइट, देन आपको क्या देख लेना है, राइट, इफ, नोट करना है ये पॉइंट, इफ आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आयंस है आप बोल सकते हो स्पीसीज, ठीक है, राइट, देन आप बोलना, देखो, मोर पॉजिटिव चार्ज। तो उससे क्या होगा, स्मॉलर दी आयनिक रेडियाई, ये नोट करना आप लोग। जिस पे प्लस चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी आयनिक रेडियस उतनी कम है। एंड आप यहाँ पे बोलोगे मोर नेगेटिव चार्ज, राइट। तो वहां पे क्या होगी, मोर आयनिक रेडियस। तो बात समझ आई ना सभी को? यदि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आती हैं तो फिर आपको कंपेयर करना है चार्ज। जिस पे जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा उसकी साइज उतनी सबसे उतनी छोटी होगी या उतनी कम होगी। और जिस पे जितना ज्यादा माइनस चार्ज होगा उसकी साइज उतनी ज्यादा होगी, राइट। तो ये पॉइंट आपको नोट डाउन करके रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये पॉइंट हाईलाइट कर लेना आप लोग, ठीक। तो यहाँ पे अभी हम इसके लिए ऑर्डर लिखे हैं, ठीक। जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन दिया एग्जाम्पल, यदि हम इसके लिए देखें आयनिक रेडियाई का ऑर्डर, तो आपको क्या मिलेगा, देखो, अब है तो सबके सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो आपको क्या देखना है, चार्ज। किस पे ज्यादा माइनस चार्ज है, नाइट्रोजन पर, तो नाइट्रोजन की साइज सबसे ज्यादा हो जाएगी। देन ऑक्सीजन पर है तो ऑक्सीजन की हो गई। फिर प्लस चार्ज वाले हैं तो प्लस वाले कहाँ आ जाएंगे, जिस पे ज्यादा प्लस उसकी साइज उतनी कम, तो आएगा Na प्लस, क्योंकि इस पे कम प्लस चार्ज है। और फिर साइज सबसे छोटी हो जाएगी Mg2 प्लस की। तो इस तरीके से हम आयनिक रेडियाई को कंपेयर करते हैं। किस केस में, जब आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो। नॉर्मली हम क्या बोलेंगे कि कैटायन की साइज छोटी होती है, एनायन की बड़ी होती है, और यदि न्यूट्रल एटम है तो वो बीच में आएगा, राइट। तो समझ आया ना सबको? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नोट कर लेना कि जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो अपने पास तो आपको केवल चार्ज कंपेयर करना है, जितना ज्यादा प्लस उतनी कम रेडियाई, और जितना ज्यादा माइनस उतनी ज्यादा रेडियाई। कोई पूछे ऐसा क्यों, यदि हम आपसे पूछें ऐसा क्यों हुआ, तो देखो, प्लस वाले में आपको बिल्कुल डेफिनेटली समझ आना चाहिए, जो यहाँ पे हमने देखा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग थे,
किस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हैं यदि आप कंपेयर करो, तो यहाँ पे देखोगे जिसके ऊपर प्लस ज्यादा है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी ज्यादा है। राइट। दैट मीन्स जितना ज्यादा प्लस होता जा रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा होता जा रहा है। यदि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है मतलब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो रेडियस कम हो जाएगी। ये हो गया। यदि हम माइनस की बात करें तो उसमें फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आप देखोगे ना, माइनस चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से वहां पे रेडियस क्या हो जाती है, ज्यादा। तो प्लस केस में कम क्यों हो गई, क्योंकि अट्रैक्शन आ जाएगा न्यूक्लियस की वजह से, चार्ज की वजह से। और माइनस के केस में ज्यादा क्यों हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा। राइट, इस वजह से। तो सबको समझ आना चाहिए ये। अब हम चलते हैं अपनी नई प्रॉपर्टी के पास, जो है अपनी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हमेशा क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से, समझना क्या है ये। सिंपल सी प्रॉपर्टी हम कैसे डिफाइन करेंगे। सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम। यहाँ पे वर्ड मार्क करना, गैसेस एटम। जो एटम है वो किस स्टेट में होना चाहिए, गैस स्टेट में। नहीं है तो हम उसको पहले गैसेस स्टेट में लेके आएंगे, फिर हम उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसमें जो एनर्जी लगेगी वो आपकी हो जाएगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। राइट। राइट। तो यहाँ पर जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एनर्जी है एक टाइप से, तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, किलोजूल पर मोल, या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब इसको देखो कैसे आप दिखाओगे नॉर्मली, जैसे आप मानो अपने पास कोई एक एटम है एम, और किस स्टेट में है, गैसेस स्टेट में है, आइसोलेटेड है। ठीक है। इसमें से हमें क्या करना है, इसकी बाहर वाली कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है। अब देखो जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस, तो कैटायन बनेगा, है ना। और एक इलेक्ट्रॉन हमने इसमें से निकाल दिया। जब हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू आएगी वो आपको कैसे मिलेगी, पॉजिटिव। राइट। इसको शॉर्ट में आप आई भी लिखते हो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आईपी भी बोलते हो। आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक ही बात है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो हमें क्या करना है, एक आइसोलेटेड गैसेस एटम के बैलेंस सेल से, आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है। उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो होती है आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हिंदी में बोलते हैं आयनन विभव। ठीक। सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है। अब इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे वो हमें यहाँ पे समझना है। देखो आपके स्कूल एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जेई में तो आता ही है, और नीट में भी मिलेगा आपको। तो सबसे पहला फैक्टर है साइज ऑफ द एटम। अब आप ऐसे समझना, कोई एक एटम अपने पास है, उसमें से हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है। अब यहाँ पे आपको हम बना देते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए, देखो जैसे न्यूक्लियस हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन्स अपने पास, हम इसको ऐसे बना देते हैं एक मॉडल के फॉर्म में। समझना आप लोग। देखो इसमें अपने पास से इलेक्ट्रॉन भरे हैं। ठीक। अब इन इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करके बैठा है, न्यूक्लियस। हमें क्या करना है, हमें आउटर वाली सेल से, जो बाहर वाली कक्षा है, उसमें से इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है। इस इलेक्ट्रॉन को कौन अपने साइड खींच के बैठा है, न्यूक्लियस, अट्रैक्शन में। तो जितनी ज्यादा ये न्यूक्लियस से दूर होगा उतना कम उसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, अट्रैक्शन फोर्स उतना कम होगा, आकर्षण बल उतना कम होगा। राइट। तो जितना ज्यादा होगा वो नाभिक से दूर, न्यूक्लियस से दूर, उतनी आसानी से निकल जाएगा। राइट। तो कहने का मतलब, यदि हम साइज की बात करें तो यदि एटम की साइज ज्यादा होगी, साइज ज्यादा का मतलब कि नाभिक से और न्यूक्लियस से उस इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होगी वो बहुत ज्यादा होगी, तो जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स है वो कम होगा। अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, तो एनर्जी की वैल्यू कम लगेगी। राइट। तो आप यहाँ पे नोट करना कि जो आई की वैल्यू होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यहाँ से आप यदि ये ध्यान रखोगे ना, आप बाकी सारे फैक्टर आसानी से बता दोगे। राइट। तो देखो ये तो समझ गए ना कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, साइज ज्यादा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होगी, आसानी से निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन। और साइज यदि कम है मतलब वो न्यूक्लियस के पास में है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी उस केस में। राइट। अच्छा चार्ज की बात करें तो चार्ज मतलब क्या है यहाँ पे, जेड इफेक्टिव। अब आप सिंपल बोल सकते हो, यदि न्यूक्लियस के पास जो आप बोलोगे चार्ज ज्यादा है ना, चार्ज इन द सेंस कि जो इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट करके बैठा है वो चार्ज उसके पास यदि ज्यादा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होगा न्यूक्लियस के साथ, तो आसानी से नहीं निकलेगा। तो निकालने के लिए एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। तो जितना ज्यादा ये इफेक्टिव चार्ज ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा इस चार्ज की वैल्यू होगी, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जितना ज्यादा न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन पर, उतने टाइटली वो बाउंड होगा न्यूक्लियस से।
तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा नहीं, तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी। स्क्रीनिंग इफेक्ट, लास्ट क्लास, अगेन ध्यान करो। स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में हमने क्या देखा था कि स्क्रीनिंग, देखो यहाँ पे लिखते हैं। आई होप आप सबको ये समझ आया होगा, बहुत सिंपल तरीके से बताया था हमने कि स्क्रीनिंग इफेक्ट यदि ज्यादा है तो उससे क्या होता था, आपको ध्यान होगा कि साइज भी ज्यादा हो जाती थी। स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा, उतनी ज्यादा, स्क्रीनिंग और सील्डिंग एक ही बात है, हाँ, उसी को सील्डिंग बोलते हैं। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उसकी साइज भी उतनी ज्यादा होगी उस पर्टिकुलर आइटम की। और यदि साइज ज्यादा होगी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। राइट। तो आपको हर फैक्टर साइज से रिलेट कर लेना है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट के केस में हम क्या बोलेंगे कि यदि स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम हो जाएगी। अब बचा अपना लास्ट फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। वो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, है ना। सिंपल सा है, देखो। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट की यदि हम बात करें तो आप यहाँ पे समझना, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट का मतलब क्या है, देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, जैसे यदि हमने बात की बेरिलियम की और बोरॉन की। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, बोरॉन का 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो, तो आएगा 1s2 और 2s2। और बोरॉन का जब आप लिखोगे तो क्या आएगा, 1s2, 2s2, 2p1। सिमिलरली आप यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का भी लिखो। नाइट्रोजन का कितना होता है, 7। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। समझना। तो जब आप इसका लिखोगे तो 1s2। देखो, जिसको ये लिखना नहीं आता है, हम ऑलरेडी आप सबको सिखा चुके हैं। जाके प्रीवियस वीडियो चेक करो एक बार, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, है ना। और हम यहाँ पे भी लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, तो आप वहां से भी देख सकते हो। हमने आपको सिंपल ट्रिक भी सिखाई है इसकी, तो आप वो ट्रिक भी सीख सकते हो जाके, हाँ। देखो, इसको देखोगे तो इसका आएगा 1s2, 2p4। राइट। तो यदि हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉन जो फिल किए हैं हमने, एस का कितना ऑर्बिटल होता है, एक ही। और कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। तो ये कंप्लीटली फिल्ड है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये कैसा है, कंप्लीटली फिल्ड। राइट। और यहाँ पे देखो, पी में देखो, पी के कितने होते हैं, 3। जिसको नहीं पता, क्वांटम नंबर वाली वीडियो देखो कि पी के 3 क्यों होते हैं, हमने सब बताया है डिटेल में, राइट। तो जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो ये कैसा हो गया, देखो, हाफ फिल्ड हो गया। सिमिलरली आप यहाँ पे देखो, 2p में देखोगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। और इसमें देखो 2p में कितने हैं, 4 है। यदि आप फिल करोगे तो कुछ ऐसे। ये भी देखो, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं वो भी हम सीख चुके हैं। कहाँ पे, होम स्कूल में। तो आप देख सकते हो वो वाली वीडियो जाके, है ना। हम सारी लिंक यहाँ पे दे देंगे, आप जो भी आपका मिस हुआ हो उसको जाके एक बार देखना, आपको ये समझ आ जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे कैसा, इसको हम बोलेंगे कि पार्सली फिल्ड है। कैसे फिल्ड है, पार्सली फिल्ड है दोनों। इन दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल्ड है, ये आपके पार्सली फिल्ड है। राइट। तो यदि आपको ध्यान हो, हमने यहाँ पे एक पॉइंट आपके लिए नोट करवाया था कि जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, आई होप आप सबको याद होगा। हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड जो ऑर्बिटल होते हैं, उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है किससे, पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल से। राइट। ये किसका ऑर्डर है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। और ऐसा होता क्यों है, तो वो भी हमने ऑलरेडी समझ चुके हैं हम लोग, राइट। अगेन, ऑलरेडी हम आपको ये सब सिखा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाके एक बार देखो ध्यान से, राइट। तो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो पार्सली फील्ड ऑर्बिटल से क्या होते हैं, ये क्या है, ऑर्बिटल की हम बात कर रहे हैं, हाँ। तो उनसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, पार्सली फील्ड वालों से। हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, जब हम आयोनाइजेशन की एंथैल्पी की बात करेंगे तो हम इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं। और हर एक एटम जो भी आपके पास है, एलिमेंट जो भी है, वो इलेक्ट्रॉन कब निकालेगा, जब वो स्टेबल नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद वो स्टेबल हो जाता है। बस समझना। जैसे ये ऑक्सीजन है, यदि ऑक्सीजन में से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, समझना, इस ऑक्सीजन में से यदि हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ऑक्सीजन प्लस हो जाएगा। क्या बनाएगा, ये देखो, 1s2 और 2s2। और बैलेंस सेल में से निकल जाएगा तो बचेगा कितना, 2p3। और एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जब आप देखोगे ना तो ये कैसा हो गया, हाफ फिल्ड हो गया। ये कैसा हो गया, हाफ फिल्ड हो गया। देखो, अभी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद।
तो हमने आपको बताया कि कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन कब निकालेगा, जब उसको स्टेबिलिटी मिल रही हो। लेकिन यदि वो पहले से ही स्टेबल है, जैसे बेरिलियम को देखो आप, ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड है तो ऑलरेडी स्टेबल है। नाइट्रोजन को देखो हाफ फिल्ड है इसके पास, ऑलरेडी स्टेबल है। तो जब एलिमेंट पहले से स्टेबल होते हैं तो उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वो इलेक्ट्रॉन को नहीं निकालने देंगे क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, स्टेबल है। तो उस केस में फिर क्या होता है कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है वो ज्यादा हो जाती है। आयोनेशन एंथैल्पी है क्या, इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगेगी, राइट। तो यदि वो स्टेबल है वो एलिमेंट, तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा। यदि इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा, वो नहीं निकालने देगा, तो हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो यदि हम यहाँ पे कंपेयर करें किसके बारे में, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऑर्डर के बारे में यदि हम आपको बताएं, तो आप यहाँ पे देखो देखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो ऑर्डर होगा इन केसेस में, यदि हम बोलें तो बेरिलियम और बोरॉन को यदि आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायरेक्ट शॉर्टकट लिख देते हैं आई, दैट मीन्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो ऑर्डर होगा किसकी ज्यादा हो जाएगी, बेरिलियम की ज्यादा हो जाएगी, किससे, बोरॉन से। रीजन क्या है, बेरिलियम स्टेबल है तो वो इलेक्ट्रॉन ही निकालने देगा, तो एनर्जी ज्यादा लगेगी निकालने के लिए। और जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आप कंपेयर करोगे तो नाइट्रोजन की ज्यादा होगी, किससे, ऑक्सीजन से। रीजन अगेन नाइट्रोजन स्टेबल है। तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए सभी को कि यदि हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल किसी के पास हैं तो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी उससे आगे वाले एलिमेंट से जिसके पास पार्शियली फिल्ड है, राइट। तो समझ आना चाहिए सबको। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट वाला फैक्टर जो अफेक्ट करता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी को। अब चलते हैं इसके पेरियोडिक ट्रेंड के ऊपर कि यदि हम डाउन द ग्रुप जाएंगे किसी पेरियोडिक टेबल में या अलोंग द पीरियड जाएंगे तो क्या इफेक्ट होगा, है ना, उसको समझते हैं। राइट। राइट, तो यहाँ पे समझते हैं हम किसके बारे में कि ट्रेंड अलोंग द पीरियड। जब हम अलोंग द पीरियड जाएंगे दैट मीन्स हम जाएंगे लेफ्ट टू राइट। जस्ट अ मिनट ऑल ऑफ यू। राइट। यदि हम ट्रेंड की यहाँ पे बात करें तो जब पीरियड में जाएंगे हम तो कहाँ जाएंगे, लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे पीरियडिक टेबल में इस तरफ। अब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कुछ एलिमेंट यहाँ पे हम आपको लेके ले लेते हैं, है ना। जैसे हमने ले लिया बेरिलियम, एक मिनट, है ना, इसकी कुछ ज्यादा ही, 1 मिनट ऑल ऑफ यू, ठीक है। देखो बेरिलियम ले लिया, बोरॉन ले लिया, अच्छा लिथियम भी होता है ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड देन फ्लोरीन। अब आप जब लेफ्ट टू राइट जाओगे किसी पीरियड में, पीरियड के लॉन्ग, तो आपको पता है लास्ट क्लास में बताया था हमने कि जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो साइज क्या होती है, कम होती है। और साइज यदि कम होगी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट। क्योंकि अभी देखा हमने कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो कैसे होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो यदि साइज कम होगी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, कम, सॉरी ज्यादा होती जाएगी, राइट। क्यों, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा। समझ आई ये बात। लेकिन कुछ एक्सेप्शन आपको मिलेंगे, राइट। क्यों, अब देखो जब हम इसका ऑर्डर लिखें तो आप ऑर्डर देखना, लिथियम की तो सबसे ज्यादा होगी, सॉरी लिथियम की सबसे कम हो जाएगी, फिर बेरिलियम की ज्यादा होगी। अब जब बेरिलियम और बोरॉन की बात आएगी ना तो बेरिलियम की फिर ज्यादा हो जाएगी। क्यों, अभी देखा था ना हमने फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, जस्ट अभी देखा इसके पहले फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, इस वजह से इसकी ज्यादा होगी बोरॉन से। देन अगेन कार्बन की साइज छोटी होगी तो इसकी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की ज्यादा होगी। लेकिन अब अगेन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में जब आप देखोगे तो फिर से नाइट्रोजन ज्यादा, रीजन क्या आएगा, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल, बीच में एक्सेप्शन आप नहीं बोलोगे, वो नॉर्मल ट्रेंड है, राइट। कि यदि कहीं पे हाफ फील्ड आ गया, फुल फील्ड आ गया, तो उसकी स्टेबिलिटी की वजह से वो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होगी, राइट। तो ध्यान रखना जब हम अलोंग द पीरियड जाएंगे लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ता जाता है। जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो साइज कम होती जाएगी, साइज यदि कम होगी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ती जाती है। बस थोड़ा सा एक्सेप्शनल पॉइंट याद रखना, जहां पर फुल्ली फिल्ड आएगा, जहाँ पे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आएंगे, उसके लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी उससे नेक्स्ट वाले एलिमेंट से। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन की ज्यादा होगी और बेरिलियम बोरॉन में बेरिलियम की, राइट। ये हो गई सिंपल सी, राइट। समझ आया। अब हम जब ग्रुप की बात करें, डाउन द ग्रुप किसी में जाओगे, ग्रुप की यदि बात आती है तो हम कहाँ जाते हैं, डाउन द ग्रुप। यदि हम डाउन द ग्रुप किसी फैमिली में जाएंगे, राइट, जैसे आप कोई भी फैमिली ले लेते हैं हम, राइट। यदि हम आपके लिए यहाँ पे ले लें, सपोज हमने ले ली यहाँ पे कार्बन फैमिली ले लेते हैं, ठीक। कार्बन, सिलिकॉन,
जर्मेनियम, टिन और लेड। तो आपको याद हो लास्ट क्लास में हमने बताया था कि जैसे ही हम किसी भी फैमिली में, है ना, डाउन द ग्रुप जाएंगे। कहाँ जाएंगे? डाउन द ग्रुप यदि हम जाते हैं किसी भी फैमिली में, राइट, तो होता क्या है डाउन द ग्रुप जाने पे? आपको हमने बताया था कि नंबर ऑफ सेल्स क्या होती हैं, इंक्रीज होती जाती हैं। कैसे पता चलेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो आप, राइट। कार्बन में मिलेगा 2s 2p, और सिलिकॉन में 3s 3p। तो नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगी, नीचे जाने पे बढ़ती जाती हैं। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जाएंगी तो वहां पर साइज क्या होगी? ज्यादा होती जाएगी। अब यदि साइज ज्यादा होती जाएगी तो आयनीकरण एंथैल्पी क्या होगी? कम हो जाएगी, डिक्रीजेस, राइट। क्योंकि हमें अभी पता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है? साइज के। तो किसी भी फैमिली में जब आप नीचे की तरफ जाओगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी? कम। रीजन क्या है? साइज ज्यादा होती जाएगी, साइज ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएंगे, राइट। तो ये आपका नॉर्मल सा रीजन होता है, ट्रेंड होता है किसमें? पीरियोडिक टेबल में। तो अलोंग द पीरियड जब आप जाओगे तो इंक्रीज होती है, और डाउन द ग्रुप जब आप जाते हो तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज होती है, राइट। रीजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। परफेक्टली फाइन, राइट। अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं अपनी दूसरी प्रॉपर्टी। अच्छा, एक और यहाँ पे वर्ड आता है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, राइट। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है, इसको समझना आप लोग सिंपल सा है। सक्सेसिव का मतलब एक के बाद एक। जैसे हमने कोई एलिमेंट ले लिया, गैसेस स्टेट में है। अब हमने क्या किया? सबसे पहले इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला। तो जब एक इलेक्ट्रॉन आपने इसमें से निकाला तो जो एनर्जी लगेगी, इसको एक कैसा बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। जो एनर्जी लगेगी उसको हम बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसको आई 1 लिख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऐसे नहीं लिख के हम इसको सीधा क्या लिखते हैं? आई। आई का मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और 1 लिख देते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट है। अब हम क्या करेंगे, देखो प्लस बन गया। प्लस बनने के बाद हम इसी में से फिर से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो फिर से जो एनर्जी लगेगी उसको हम बोलेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो अभी ये कैसा बन जाएगा? 2 प्लस आ जाएगा इसके ऊपर। तो देखो, पहले हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, इस तरीके से हम इसको कंटिन्यू करते गए। तो इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सक्सेसिव का मतलब एक के बाद एक। तो पहले हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, अब तीसरा भी निकाल सकते हो, तो उसको हम बोलेंगे थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। समझने वाली बात क्या है यहाँ पे? देखो आप समझना, हमने कहा था कि देखो, अभी हमने क्या सीखा था कि जिस पे प्लस चार्ज होता है, जितना ज्यादा प्लस चार्ज आएगा उसकी साइज क्या होती जाती है? उतनी कम होती जाती है, राइट। और क्यों कम होती जाती है? क्योंकि जेड इफेक्टिव ज्यादा होता जाएगा। तो यदि हम कंपेयर करें यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 की वैल्यू और आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 की वैल्यू में, यदि हम कंपेयर करें तो कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी? हम बोलेंगे कि ऑलवेज आई 2 की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा आएगी किससे? आई 1 से। रीजन क्या है? रीजन आपका यहाँ पे सिंपल सा ये होता है कि देखो, पहली बार में जब हमने इलेक्ट्रॉन निकाला तो न्यूट्रल था ये, न्यूट्रल स्पेसिस से निकाला। और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमने एनर्जी दी, वो किस में से निकाला? कैटायन में से, जिस पे प्लस चार्ज था। प्लस चार्ज था तो क्या होगी? साइज कम होगी, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, एनर्जी क्या लगेगी? ज्यादा लगेगी। तो इसीलिए क्या होगा, आपका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होगी सेकंड वाले की, वो ज्यादा होगी पहले वाले से। यदि हम यहाँ पे लिखते थर्ड भी, मान लो हमने यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक, सपोज करो, ठीक है। यदि हमने इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो उसको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3, राइट। और इस पे आ जाएगा +3 चार्ज, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो यदि हम अभी कंपेयर करेंगे ना तीनों में, तब आपका क्या ऑर्डर मिलेगा आपको? आई 1 की वैल्यू आई 3 की सबसे ज्यादा, देन आई 2 की वैल्यू, एंड देन आई 1 की वैल्यू। ये नॉर्मली ऑर्डर हो जाएगा। रीजन अगेन आपका सेम है, क्योंकि जितना ज्यादा प्लस चार्ज होता जाएगा साइज उतनी कम होती जाएगी। और दूसरी चीज आप बोलोगे, जितना ज्यादा प्लस चार्ज, जेड इफेक्टिव भी ज्यादा होता जाएगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होता जाएगा, राइट। तो उस वजह से क्या होगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होती जाती है। तो ये यहाँ पे बात होती है सक्सेसिव का मतलब, राइट। सिंपल था। आगे चलें तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किसके बारे में? हम यहाँ पे देखेंगे अभी इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी के बारे में। क्या होती है इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, वो भी समझ लेते हैं। देखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या थी? इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगी एनर्जी। अब यदि किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन आके जुड़ जाए, तो जब इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होता है ना, तो एनर्जी निकलती है। आयोनाइजेशन के केस में हमें देनी पड़ी थी निकालने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन ऐड होते ही एनर्जी क्या होगी वहां पे? निकलेगी।
राइट। तो यदि हम बात करें, अपने पास कोई गैसेस एटम है, मान लो एम ही ले लेते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे एम की जगह पे कुछ और ले लो अभी, क्योंकि एम ऑलरेडी हम सिंबल यूज कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे सपोज एक्स ले लेते हैं। एक कोई गैस, इसको हेलोजन नहीं मानना हमने, बस एक रैंडम एलिमेंट ले लिया, एक्स कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक। नॉट ओनली हेलोजन, ठीक। तो एक्स अपने पास कोई एलिमेंट है। अब हमें क्या, किस स्टेट में है, गैस स्टेट में है। इसमें हमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, और इस एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में जो एनर्जी निकलेगी वो क्या हो जाएगी, आपकी इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी की वैल्यू कैसी मिलेगी आपको, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों मिलेगी, क्योंकि एनर्जी निकलती है। जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो प्लस होती है, जब निकलती है तो माइनस होती है। तो यहाँ पर निकलेगी, तो इसलिए इसकी वैल्यू कैसे आएगी आपको, हमेशा माइनस। तो एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के केस में कैटायन बन रहा था, और यहाँ पे क्या बनेगा आपको देखो, एनायन आपको बनता हुआ दिखाई देगा। पॉइंट क्लियर हुआ ना। अब हमें यहाँ पे देखना है इसके फैक्टर्स। चलते हैं क्विकली, बात कर लेते हैं फैक्टर्स की भी। देखो, तो पहला फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज, फिर है साइज ऑफ द एटम, और फिर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फिर से समझना, सिंपल सा है। ये अपना न्यूक्लियस, ये इसकी सेल हो गई, ठीक। ऐसे करके कुछ सेल हो गई अपनी, ठीक है। अब हमें यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं कुछ, ठीक है। अभी बाहर वाली कक्षा है, ये बाहर, राइट। अब यदि इलेक्ट्रॉन को एक खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कौन, न्यूक्लियस। तो यदि कोई इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होने आता है, तो वो किसकी वजह से उसमें ऐड हो पाएगा, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की वजह से। तो कहने का मतलब, साइज जितनी छोटी होगी उतना उतनी वो सेल क्या होगी, न्यूक्लियस के पास में होगी। और न्यूक्लियस के पास में होगी तो आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। बात समझ ना। जितनी छोटी साइज होगी, वो सेल ना न्यूक्लियस के उतने पास होगी, और न्यूक्लियस आसानी से इलेक्ट्रॉन को फिर अपने तरफ खींच लेगा। दैट मीन्स वो ऐड हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो उतनी ज्यादा क्या होगी इसकी वैल्यू, उतनी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो साइज यदि हम बात करें, यदि साइज इंक्रीज होती है, और साइज यदि इंक्रीज हो जाएगी, तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या हो जाएगी ज्यादा। तो फिर वहां पे इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं हो पाएंगे। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो अगेन आप क्या लिख लोगे यहाँ पे, कि जो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। सिंपल सा फंडा है, देखो आप समझ सकते हो कि जैसे जैसे साइज यदि हम ज्यादा करते जाएं, यदि हम साइज को ज्यादा कर देंगे, तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा हो गई। तो जो इलेक्ट्रॉन ऐड होने आएगा वो किसकी वजह से ऐड हो पाएगा, न्यूक्लियस की वजह से, क्योंकि वही तो अट्रैक्ट करता है। अब उसी से वो बहुत दूर है, तो आसानी से ऐड नहीं होगा। तो उसमें एनर्जी जो रिलीज होगी वो बहुत कम होगी, राइट। तो इसकी वैल्यू लेस नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन यदि हम जेड इफेक्टिव की बात करें, न्यूक्लियर चार्ज की, तो आपको पता है, सिंपल सा, आप सबको पता है, देखो कि जेड इफेक्टिव क्या होता है। यहाँ पे आप बोलोगे जेड इफेक्टिव की वैल्यू यदि ज्यादा, तो उससे क्या होगा, साइज कम हो जाएगी। और यदि साइज कम हो गई तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा, राइट। साइज कम तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा, सेम था, सिंपल था। आप इसमें सीलिंग वाला फैक्टर भी ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सीलिंग इफेक्ट का भी ऐड कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझना थोड़ा सा, राइट। जैसे हम यहाँ पे बात करें, सिंपल से यदि हम बात करें वही, जैसे हमने ले लिया नाइट्रोजन, या फिर आप ले लो बेरिलियम। कितना होता था, 4। तो 1s2, 2s2। इसके पास कैसा है, देखो फुलफिल्ड है, राइट। है कैसी है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है। तो कैसा होगा ये, स्टेबल होगा। फुल्ली फिल्ड है तो कैसा है, स्टेबल है। तो यदि हम बात करें कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, तो वो इलेक्ट्रॉन ऐड इसमें नहीं होगा आसानी से, क्यों, ऑलरेडी ये स्टेबल है, माइनस बनाना चाहता नहीं है। तो इसके लिए जो वैल्यू आएगी किसकी, इलेक्ट्रॉन गन एंथैल्पी की वैल्यू, वो आपको मिलेगी बहुत लेस नेगेटिव, या फिर आप बोल सकते हो पॉजिटिव वैल्यू भी मिल सकती है आपको, राइट। जैसे जो नोबल गैसेस होती हैं, देखो इलेक्ट्रॉन गन एंथैल्पी की वैल्यू ऑलवेज कैसी होती है, नेगेटिव होती है। लेकिन कहाँ पे पॉजिटिव होगी, तो आप नोट कर लेना, फॉर नोबल गैसेस। किसकी बात कर रहे हैं हम, फॉर नोबल गैसेस। नोबल गैस मतलब कौन सी आपकी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, राइट। जैसे हो गया हीलियम, नियॉन, आर्गन। इनके लिए इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी की वैल्यू कैसी होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। इसमें इसमें पॉजिटिव क्यों आएगी, क्योंकि देखो, यदि आप हीलियम में देखो,
तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। तो इसमें क्या होता है? 1s2। ये कंप्लीटली फिल्ड है, ये इलेक्ट्रॉन को ऐड करना ही नहीं चाहता। तो जहाँ पे आपका ये कंप्लीटली फिल्ड है, ऑलरेडी स्टेबल है, तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। तो देखो, होता क्या था कि जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता था तो एनर्जी निकलती थी, राइट। लेकिन ये अब इलेक्ट्रॉन अपनी इच्छा से नहीं लेगा, हम इसको जबरदस्ती देंगे। तो हमें क्या करनी पड़ेगी? बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसी वजह से इसमें क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। किसमें? नोबल गैसेस के केस में। बेरिलियम में भी आपको मिलेगी पॉजिटिव। दैट मीन्स क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है। तो हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के यदि किसी के पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को ऐड करना नहीं चाहेगा। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की वैल्यू आप बोलोगे लीस्ट नेगेटिव हो जाएगी। होती है नेगेटिव, लेकिन उसमें लीस्ट नेगेटिव आप बोल सकते हो मोर टूवर्ड्स पॉजिटिव वैल्यू, राइट। तो समझ आई ना ये बात कि यदि आपके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की वैल्यू लीस्ट नेगेटिव या लेस नेगेटिव बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि कैसे हो जाएगी वो आपकी वैल्यू, आपकी पॉजिटिव की तरफ चली जाएगी। और पॉजिटिव का मतलब हमें बाहर से देनी पड़ेगी एनर्जी, राइट। समझना। यहाँ पे लास्ट, यहाँ पे बात करें हम तो वेरिएशन डाउन द ग्रुप और अलोंग अ पीरियड। तो ग्रुप में चलते हैं, डाउन द ग्रुप किसी भी फैमिली की आप बात कर लो, राइट। तो यदि हम यहाँ पे बात करें, सपोज हम किसी भी फैमिली को ले सकते हैं, आप ले लो। सपोज ऑक्सीजन को ले लो, फ्लोरीन वाले को ले लो, राइट। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो हम यहाँ पे डाउन द ग्रुप यदि हम जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगी, राइट। यदि हम यहाँ पे डाउन द ग्रुप चलते हैं तो क्या मिलेगा? देखो, आपको पता है कि डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है यहाँ पर? आपको पता है इसकी साइज क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। और साइज यदि ज्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन गन एंथैल्पी की वैल्यू कम हो जाएगी, राइट। समझ आई ना बात? इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी कम, क्योंकि अभी देखा हमने कि इलेक्ट्रॉन गन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? साइज, राइट। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि जो यहाँ पे आप देखो, यदि हम क्लोरीन की बात करें तो ये कौन सा है? थर्ड पीरियड एलिमेंट। इसका पीरियड नंबर कौन सा होगा? थर्ड पीरियड। कैसे पता? आप लिख के देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 आएगी तो इसमें थर्ड पीरियड है। और ये कौन सा है इसका पीरियड? अच्छा, वो पीरियड में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, राइट। वैसे आप यहाँ पे देखोगे तो इसका कौन सा है? सेकेंड पीरियड। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको नोट करना है कि जो थर्ड पीरियड एलिमेंट होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होती है। किससे? सेकेंड पीरियड एलिमेंट से, राइट। ये आपको थोड़ा सा नोट कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये तो हमने देख लिया कि डाउन द ग्रुप तो कम होगी, लेकिन जो थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा उसके लिए वैल्यू ज्यादा होगी। किससे? सेकंड पीरियड एलिमेंट से, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये किसकी बात की आपने? इलेक्ट्रॉन गन एंथैल्पी की, राइट। थर्ड पीरियड एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की वैल्यू होगी वो ज्यादा आएगी। किससे? सेकंड पीरियड एलिमेंट से। तो यदि हम यहाँ पे बात करें तो किसकी ज्यादा होगी? क्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी। तो यदि आप ऑर्डर लिखोगे तो ऑर्डर क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे? ठीक है, देखो ऑर्डर आपको यहाँ पे लिख के दिखा दें। तो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी का ऑर्डर आपको क्या मिलेगा? अब आप देखोगे क्लोरीन की क्या हो जाएगी? सबसे ज्यादा। फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे फ्लोरीन, और फिर आएगा ब्रोमीन, और फिर आपका आयोडीन। ए, तो क्लोरीन की ज्यादा क्यों होगी? वो उसके साइज पे डिपेंड करता है, क्योंकि फ्लोरीन की सबसे छोटी साइज होती है। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा होता है, इसलिए फ्लोरीन की कम होती है, क्लोरीन की सबसे ज्यादा। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, ध्यान रखना है आप, राइट। और देन इसके बाद हम यदि अलोंग द पीरियड की बात करें तो पीरियड में आप कैसे जाओगे? लेफ्ट टू राइट। यदि आप किसी फैमिली में, सॉरी, किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट यदि हम जाते हैं तो आपको पता है जेड इफेक्टिव क्या होता है? ज्यादा। तो उसकी वजह से साइज क्या हो जाएगी? कम। और यदि साइज कम होगी तो इलेक्ट्रॉन गन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन गन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती जाती है? ज्यादा होती जाती है, क्योंकि साइज कम हो जाती है, राइट।
तो ये बस एक पॉइंट आपको नोट करना है कि थर्ड पीरियड एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की वैल्यू होगी वो सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट से ज्यादा होती है। बस ये एक्सेप्शनल एक पॉइंट है, राइट। होती क्यों है वो हम आगे आने वाली क्लासेस में समझेंगे, राइट। वैसे आप आंसर कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना तो आपको आंसर भी पता चल जाएगा, राइट। क्लियर ना। तो आई होप कि आप सबको यहाँ तक क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करेंगे कंप्लीटली। तो हमने आज क्या देखा, आयोनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और उसके पहले देखा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए ऑर्डर किसका, आयनिक रेडियाई का। तो आई होप आप सबको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, एक बार रिवाइज कर लेना। और कहीं कोई डिफिकल्टी रहती है तो हमें बताना, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो सेशन यदि आपको पसंद आया है तो सेशन को लाइक करना है, शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, राइट। और इस सेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप ग्रुप में मिल जाएगी। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, टेलीग्राम की लिंक डली हुई है, उससे आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।